ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एड्स के बारे में। द वर्ड एड्स stands for acquired immunodeficiency syndrome। acquired मतलब जो acquire किया गया, immunodeficiency का मतलब immune system जो है वो deficient हो गया, ठीक है, और syndrome मतलब number of symptoms, group of symptoms। So this means deficiency of immune system acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease। congenital मतलब जन्म से होना, ठीक है, तो जन्म से तो होता नहीं है, ये acquired है, ठीक है, लाइफ टाइम के दौरान। Syndrome means a group of symptoms। AIDS was first reported in 1981 and in the last 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million persons। तो एक बहुत बड़ा हेडेक है मेडिकल कम्युनिटी। AIDS is caused by human immunodeficiency virus HIV, a member of the group of viruses called retroviruses which have an envelope enclosing the RNA genome। So जो एड्स कॉज करता है उसको हम लोग रेट्रोवायरसेस बोलते हैं, ठीक है, रेट्रोवायरस फैमिली का मेंबर है एचआईवी। सो दीस रेट्रोवायरसेस हैव एन एनवेलप व्हिच हैव द आरएनए जीनोम। तो आपको पहले बताया गया था सेंट्रल डॉग्मा हाइपोथेसिस, ठीक है, जो फ्रांसिस क्रिक ने दिया था 1958 में, कि डीएनए टू आरएनए कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन। सो आरएनए से वापस डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस है ये मैनिफेस्ट होता है रेट्रोवायरसेस में। So transmission of HIV infection generally occurs by sexual contact with infected persons, by transfusion of contaminated blood, blood products, by sharing infected needles as in the case of intravenous drug abusers, and from infected mother to her child through placenta। तो तीन तरह से, चार तरीके से आपका ये इन्फेक्शन हो सकता है HIV का। एक तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, कंटामिनेटेड ब्लड अगर होगा, अगर वो ट्रांसफ्यूज हो जा रहा है पेशेंट में तो वो सफर कर सकता है। फिर इन्फेक्टेड नीडल, जो मान लीजिए इंट्रावीनस ड्रग ले रहे हैं और एक ही नीडल से बहुत सारे लोग ड्रग ले रहे हैं, तो फिर उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद मदर अगर इन्फेक्टेड है तो चाइल्ड को भी हो सकता है। So people who are at high risk of getting this infection includes individuals who have multiple sexual partners, ठीक है। तो ठीक है, तो इस पेज में आपको दिखेगा रेप्लिकेशन रेट्रोवायरसिस की कैसे हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं। तो यहाँ डायग्राम में आप देखिए, रेट्रोवायरसिस इसका वायरल आरएनए कोर है, जीनोम जो है आरएनए है, और प्रोटीन कोड वायरल का। तो वायरस जब नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो क्या करेगा, आरएनए जो है उसको इंजेक्ट करेगा, जो जीनोम है उसको इंजेक्ट करेगा। सो वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये क्या करेगा, आरएनए जो है डीएनए प्रोड्यूस करेगा, तो वायरल डीएनए बन जाएगा। अब वायरल डीएनए क्या करेगा, होस्ट के जीनोम में जाकर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर से ये न्यू वायरल डीएनए बनाएंगे। ये जो इन्फेक्टेड सेल है वो नया वायरल आरएनए बनाना चालू करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन कोड बनता है और उसके बाद नए वायरसेस बनते हैं। फिर ये नए वायरसेस क्या होंगे, दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे और ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज आपको याद रखना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब यहाँ नोट पॉइंट में एक चीज लिखा हुआ है कि इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट, वो सेल को मरने नहीं दे रहा है, जो सेल इन्फेक्ट हुआ है वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है नए वायरसेस बनाने का, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट यहाँ पे है जो आपको समझनी है, अपार्ट फ्रॉम हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग intravenously, individuals require repeated blood transfusions, or children born to an HIV mother, तो इन्फेक्शन फैल सकता है इससे। तो किन किस केस में रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, तो एक तो है कि अगर मान ली लीकेमिया है, ब्लड कैंसर है, तो रिपीटेड चाहिए, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं एक्सीडेंट हो जाता है तब वहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि एचआईवी एड्स जो है वो टच से या फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं होता है, ठीक है। इट विल स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी, ठीक है।
So it is imperative for the physical and psychological well-being that the HIV/AIDS infected persons are not isolated from family and the society, and there is always a time lag between the infection and the appearance of symptoms. और ये जो है पॉइंट कि 5 से 10 साल लग जाते हैं इन्फेक्शन और अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स होने में, ठीक है, तो लोगों को पता नहीं चलता है और इस कारण डेथ रेट ज्यादा है, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा तो फिर इलाज होना संभव हो सकता है और थोड़ा लाइफ टाइम बढ़ सकता है। सो एक्चुअली हो क्या रहा है? After getting into the body of the person, the virus enters into the macrophages where RNA genome of the virus replicates to form viral DNA. तो आपको पहले बताया गया कि RNA जीनोम है इसका, तो ये जो वायरस है शरीर में एंटर करेगा, वहां जाएगा मैक्रोफाजेस में, ठीक है, फिर वहां आरएनए जीनोम रेप्लिकेट करके वायरल डीएनए बनाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, फिर ये वायरल डीएनए जो होगा वो होस्ट के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और फिर इन्फेक्टेड सेल्स को डायरेक्ट करेंगे कि बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स बनाएं। तो जो मैक्रोफेजेस हैं दे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट्स लाइक अ एचआईवी फैक्ट्री। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट एक्ट्स लाइक द एचआईवी फैक्ट्री? तो आंसर इज मैक्रोफेजेस। Simultaneously, HIV enters into helper T cells, TH lymphocytes, replicates and produces progeny viruses. तो अब यहाँ पे क्या है, ये हेल्पर टी सेल्स को भी इम्प्लीकेट कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं। जो प्रोजेनी वायरसेस होंगे वो ब्लड में रिलीज होंगे और फिर वो दूसरे हेल्पर टी सेल्स को अटैक करेंगे। इसके कारण क्या होगा, दिनों दिन आपका हेल्पर टी सेल्स की जो संख्या है बॉडी में घटती चली जाएगी, ठीक है। सो देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इन द ब्लड ऑफ द इन्फेक्टेड। ये बहुत बड़ा मार्कर है। तो अगर किसी को एड्स है कि नहीं है तो सबसे पहले उसको जो हम लोग ये काउंट देखते हैं कि हेल्पर टी सेल्स का संख्या कितना है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर होगा, उसको डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, ठीक है, तो सूख कांटा हो जाता है ऐसे पर्सन, ठीक है, काफी पतले। So due to decrease in the number of helper T lymphocytes, the person starts suffering from infections that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially Mycobacterium tuberculosis, viruses, fungi, and parasites like Toxoplasma gondii, etc. तो होता है क्या कि एड्स वायरस के इन्फेक्शन से वो नहीं मर रहे हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना कॉम्प्रोमाइज हो गया है कि जो दूसरे पैथोजेंस हैं जैसे कि माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई, टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई, ये सब जब अटैक करने लगेंगे तो पेशेंट अब उनसे फाइट नहीं कर पाएगा, because the patient becomes so immunodeficient that he or she is unable to protect himself against these infections. तो नॉर्मल इंडिविजुअल तो फाइट कर सकता है बट एड्स कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स जो हैं वो फाइट नहीं कर पाएंगे, तो मल्टीपल इन्फेक्शंस हो जाता है बॉडी में जिसके कारण एड्स पेशेंट मर जाता है। तो अब डायग्नोसिस की बात आते हैं तो वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है एलाइजा टेस्ट होता है। एलाइजा का फुल फॉर्म है ई फॉर एंजाइम, एल फॉर लिंक, आई फॉर इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है। लेकिन ये एक टेम्पररी टेस्ट है, एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट इसको नहीं बोल सकते। जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है जो कि प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट के रूप में आप इस्तेमाल करें, ठीक है। तो दो टेस्ट हो गए आपके, एलाइजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। So treatment of AIDS with antiretroviral drugs is only partially effective. अभी full fledged ड्रग बना नहीं है जो कि 100% क्योर कर सके AIDS को, बट चूंकि ये रेट्रोवायरसेस द्वारा कॉज हो रहा है तो जो भी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स मौजूद हैं वो थोड़े बहुत काम करते हैं, ठीक है। So these antiretroviral drugs are only partially effective, so they can only prolong the life of the patient. मतलब 5 साल 10 साल इस तरीके से प्रोलॉन्ग कर सकते हैं लेकिन डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, मरना तो निश्चित है व्हिच इज इनएविटेबल, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। As AIDS has no cure, prevention is the best option. Moreover, HIV infection more often spreads due to conscious behavior patterns and is not something that happens inadvertently like pneumonia or typhoid, ठीक है। जो पैटर्न है एचआईवी इन्फेक्शन का फैलने का वो आदमी जान रहा है और जानबूझ के गलती करेगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि हवा से तो हो नहीं रहा है, हाँ बॉडी फ्लूइड के कॉन्टैक्ट होता है। तो जिस तरीके से निमोनिया टाइफाइड फैल रहे हैं वैसा तो होगा नहीं, तो यहाँ आदमी का ज्यादा गलती है। सो ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स न्यूबॉर्न्स मदर मे टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग। अब अस्पताल में कुछ मॉनिटरिंग अच्छी नहीं है, मान लीजिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है वो इन्फेक्टेड, या फिर न्यूबॉर्न्स वहां पे भी आपका मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है तो इन्फेक्शन फैल सकता है।
The only excuse may be ignorance, and it has been rightly said, don't die of ignorance. ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है कि किस डिजीज के बारे में कहा जाता है don't die of ignorance. So that is it. So in our country, National AIDS Control Organization (NACO) and other non-governmental organization NGOs are doing a lot to educate people about AIDS. WHO, World Health Organization, has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection. ठीक है, तो विश्व स्तर पे WHO काम कर रहा है, इंडिया लेवल पे नाको काम कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे एनजीओज हैं जो प्रमोट करते हैं अवेयरनेस. सो making blood from blood banks safe from HIV, ensuring the use of disposable needles and syringes in public and private hospitals and clinics, free distribution of condoms, controlling drug abuse, advocating safe sex, promoting regular checkups for HIV in susceptible populations are some such steps taken up. ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, ड्राइवर जो होते हैं जो हाईवे में ड्राइव कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस, तो वहां पे टाइम टू टाइम सरकार क्या है ना, ये रेगुलर चेकअप्स कराती है क्योंकि वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन से. फिर एचआईवी का ससेप्टेबल पॉपुलेशन स्लम एरियाज हो सकता है, ठीक है, तो वहां पे रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए. Infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden, since then the infection may spread to some other people also, more people. HIV/AIDS infected people need help, sympathy, instead of being shunned by society. Unless society recognizes it as a problem to be dealt with in a collective fashion, the chances of wider spread of the disease increase many fold. So it is a malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease. कहने का मतलब आइसोलेशन नहीं करना है, ठीक है, आपको जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके कलेक्टिवली गवर्नमेंट और सोसाइटी को मिल करके इसको टैकल किया जा सकता है, ठीक है, अदरवाइज ये एपिडेमिक प्रोपोर्शन ले सकता है जैसे कि अफ्रीका में. ठीक है, नेक्स्ट डिजीज है आपका कैंसर. तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक डिजीज है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. इट इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब. ठीक है, तो कैंसर सबसे बड़ा डेथ कॉजिंग माना जाता है. So more than a million Indians suffer from cancer and a large number of them die from it annually. ठीक है, तो आप डेटा आप गूगल करके चेक कर सकते हो, लाखों लोग मर रहे हैं कैंसर से क्योंकि कैंसर का टाइप बहुत सारा है. ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, इसलिए काफी डेंजरस. The mechanisms that underlie development of cancer or oncogenic transformation of cells, its treatment and control have been some of the most intense areas of research in biology and medicine. ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च हो रहा है वो कैंसर के रिसर्च पे खर्चा हो रहा है, कैंसर के लिए मेडिसिन बनाने के लिए, कैंसर के वैक्सीन के लिए. ठीक है, तो काफी रिसर्चर्स यहाँ पर हैं मौजूद. दुनिया भर में सबसे ज्यादा अगर हॉट टॉपिक है रिसर्च के लिए तो वह है कैंसर या ऑन्कोलॉजी. In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated. तो ये जेनेटिक्स में हम लोग पढ़े थे, सेल डिवीजन में जो सेल ग्रोथ होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो काफी कंट्रोल्ड होता है. ठीक है, और वो जीन द्वारा कंट्रोल्ड होगा. ठीक है, इन कैंसर सेल्स however there is a breakdown of these regulatory mechanisms. तो कैंसर सेल्स में जो डिवीजन का जो सेल डिवीजन जो हो रहा है उसको ब्रेक नहीं लग पाता है, मतलब रेगुलेशन नहीं है, इनहिबिशन. ठीक है, तो वो लगातार होता रहेगा, अनस्टॉप्ड. So normal cells show a property called contact inhibition, by virtue of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth. अब ये एक प्रॉपर्टी है यहाँ नॉर्मल सेल्स की कि अगर वो डिवाइड कर रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है उनका, तो वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि सेल्स जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वो इनहिबिट करते हैं एक दूसरे के ग्रोथ को. तो इस प्रोसेस को हम लोग कांटेक्ट इनहिबिशन बोलते हैं. ठीक है, लेकिन कैंसर सेल्स में क्या होता है कि कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, तो अब बहुत सारे सेल्स एक दूसरे में क्लस्टर कर लेंगे, वो एक दूसरे को इनहिबिट नहीं करेंगे डिस्पाइट कमिंग इन कांटेक्ट. तो सवाल यहाँ ये पूछा जाता है कि कांटेक्ट इनहिबिशन कौन शो कर रहा है, तो नॉर्मल सेल्स शो करते हैं. कौन नहीं शो कर रहा है, तो कैंसर सेल्स नहीं शो कर रहा है. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लॉस ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, कैंसरस सेल्स जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड करते जाएंगे. होगा क्या, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, इस टाइप से 2 to the power 32. अब आप काउंट करते रहिए. इट विल गिव राइज टू मासेस ऑफ सेल्स, और सेल का जो मास बढ़ जाता है, सेल्यूलर मास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर. तो ये जो ट्यूमर होता है कैंसरस केस में, ये दो तरीके के हो सकते हैं. पहला बिनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट. Benign tumors normally remain confined to their area
where they are originally located and they do not spread to other parts of the body and cause little damage. तो benign tumor क्या है, एक ही जगह होगा, उसी जगह मतलब लोकेटेड रहेगा, दूसरी जगह वो स्प्रेड नहीं करता, ठीक है। तो इसको हटाना काफी आसान काम होता है डॉक्टर्स के लिए, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट से, केमिकल ट्रीटमेंट से और ड्रग ट्रीटमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक हो जाती है मैलिग्नेंट ट्यूमर। So these malignant tumors, on the other hand, are a mass of proliferating cells called neoplasia or neoplastic or tumor cells. ये जो नियोप्लास्टिया जो हो रहा है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के केस में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलना, ठीक है। तो होगा क्या, वो एक जगह मांस बनाया, फिर वहां से मूव करके दूसरे जगह गया, फिर वहां पे ग्रो करने लगा, वहां पे फैला, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, पांचवी जगह, इस तरह बॉडी में फैलता रहेगा। So these cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissues. चूंकि ये नॉन लोकलाइज्ड है इसलिए काफी problematic. So as these cells actively divide and grow, they also starve the normal cells by competing for vital nutrients. अब सवाल ये ग्रो कर रहे हैं, लगातार ग्रो कर रहे हैं, एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो इनको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, न्यूट्रिएंट इनको कहाँ से मिलेगा, बॉडी से ही मिलेगा। लेकिन साइमल्टेनियसली ये कॉम्पीट किसके साथ कर रहे हैं, नॉर्मल सेल्स के साथ। तो अगर ये सारा खाना छीन लेंगे तो नॉर्मल सेल्स क्या खाएगा, कुछ नहीं खाएगा, तो नॉर्मल सेल्स क्या होता है, स्टार्व कर जाते हैं, ठीक है, भूख से मर जाएंगे, उनको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ठीक है, इस टाइप से। So cells sloughed from such tumors reach distant sites through blood, and wherever they get lost in the body, they start a new tumor there. तो blood के माध्यम से एक part of the body से दूसरे part of the body में फैल जाएगा, ठीक है, और फिर वहां जाके वो ग्रो करने लगेगा। तो this property of starting a new tumor in other parts of the body from the original location is called metastasis. So ये जो metastasis phenomenon है, ये सबसे feared property है malignant tumors। क्यों? क्योंकि इसके जरिए ये अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। आप एक जगह ट्रीट करोगे तो ये दूसरी जगह फैल चुके हैं, दूसरा जगह ट्रीट करोगे तो तीसरी जगह फैल चुके हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर? Transformation of normal cells into cancerous cells, neoplastic cells may be induced by physical, chemical, biological agents, ठीक है। तो ये जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स है जो कि कैंसर प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, इनको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेन मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरेज कैंसर कॉजिंग है, गामा रेज, ठीक है, तो हाई इंटेंसिटी रेज, हाई एनर्जी रेज, तो ये भी आपको कार्सिनोजेन की तरह काम करता है। उसी तरह नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, दीस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दे विल कॉज डीएनए डैमेज, ठीक है, तो डीएनए रिपेयर नहीं हो पाया, अगर डैमेज हो गया तो इट विल लीड टू नियोप्लास्टिया ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसके बाद केमिकल कार्सिनोजेन्स होते हैं, जैसे कि टोबैको, जो सिगरेट और बीड़ी पीते हैं, तो टोबैको स्मोक में भी there are chemical carcinogens which are implicated in the causes of lung cancer. उसके अलावा बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हैं लाइक वायरसेस, ठीक है। सो दीज कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ठीक है। अब इन ऑन्कोजेनिक वायरसेस में जीन्स होते हैं जिनको हम लोग वायरल ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, वीओन्स, लेकिन बहुत सारे जीन्स होते हैं सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ये नॉर्मल सेल्स में भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स मतलब ये नॉर्मल सेल्स में मौजूद वैसे जीन्स हैं जो कि एक्टिवेट होकर के कैंसर कॉज कर सकते हैं, वायरल ऑन्कोजीन्स बन सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स आर फाउंड इन नॉर्मल सेल्स, ठीक है। और जब उनको एक्टिविटी मिलेगी, उनको रेडिएशन मिलेगा, तो वो क्या होगा, अंडर इंड्यूस्ड एनवायरनमेंट वो फिर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा, what are carcinogens? They are cancer causing agents. What are oncogenic viruses? So they are cancer causing viruses. What genes these oncogenic viruses have? So they are viral oncogenes या V-onc. Normal cells have DAS, so normal cells have cellular oncogenes or C-oncs. So or proto-oncogenes. How do proto-oncogenes become oncogenic? They become oncogenic only in induced environment, ठीक है, so they get activated. अब आती है बात कैंसर डिटेक्शन की और डायग्नोसिस की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी खर्चीला भी है, आप जान रहे होंगे। सो अर्ली डिटेक्शन जो कैंसर का है काफी जरूरी है। अगर अर्ली डिटेक्शन हो गया तो ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है, बिकॉज इट अलाउज डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस इफ देयर इज एन अर्ली डिटेक्शन। सो कैंसर डिटेक्शन इज मेनली बेस्ड ऑन बायोप्सी। तो आपका डॉक्टर आपको बायोप्सी लिखेगा कि बायोप्सी करिए, आइए 15 महीना बाद। देयर आर अदर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज भी है, टिश्यू को स्टडी करते हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट करेगा, बोन मैरो टेस्ट करेगा,
देखेगा कि काउंट क्या है, किस तरह का ल्यूकेमिया है आपका, ठीक है। तो बायोप्सी में क्या किया जाता है, जो सस्पेक्टेड टिश्यू है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्यूमर है, वहां से आप टिश्यू को लेंगे और उसको थिन सेक्शंस में काटेंगे, फिर स्टेन करके आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। और ये काम कौन करता है, एमडी पैथोलॉजी, ठीक है। बहुत सारे टेक्निक्स में इन्वॉल्व करते हैं, जैसे यू एक्सरे से आप पता करोगे, सीटी स्कैन होता है, जैसे कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई स्कैन करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सो दीज आर टेक्निक्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी की मदद से भी पता कर सकते हैं कि कैंसर है कि नहीं है, खासकर इंटरनल ऑर्गन। जैसे कि सीटी स्कैन जो है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, इट यूजेस एक्सरेज टू जनरेट अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरह मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है, इट यूजेस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। तो एमआरआई जो है वो एडवांस्ड है देन सीटी स्कैन, और एक्सरे जो है वो प्रिलिमिनरी टेस्ट जो करता है, ठीक है। तो एक्सरे से ज्यादा एडवांस सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन से ज्यादा एडवांस एमआरआई है। So, antibodies against cancer specific antigens are also used for detection of certain cancer. अब ये जो कैंसर है, इसमें एंटीजन प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं जो कि डिटेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी कैंसर का पता लगा सकते हैं एंटीबॉडी एंटीजन टेक्निक्स। Techniques of molecular biology can be applied to detect genes in individuals with inherited susceptibility to certain cancers. तो अब मॉलिकुलर बायोलॉजी और जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम जीन्स के बारे में पता कर सकते हैं कि अगर पूर्वज को था तो इनहेरिट होके करंट लॉट को हो सकता है। So this identification of such genes which predispose an individual to certain cancers may be very helpful in prevention of cancer. अगर आपको पहले से पता चल जाए कि मेरे में जीन है, कैंसर हो सकता है मेरे को, इट रन्स इन माय फैमिली, जेनेटिक है, ठीक है, तो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, ठीक है। So such individuals may be advised to avoid exposure to particular carcinogens to which they are susceptible, like tobacco smoke in case of lung cancer. तो अगर आपको पहले से पता रहेगा तो आप थोड़ा प्रिकॉशन ले सकते हो और बच सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? So the common approaches for treatment of cancer are surgery. सीधा है, काट छाट के अलग कर दीजिए। मान लेते हैं बिनाइन ट्यूमर है तो हटा दीजिए उसको। बिनाइन ट्यूमर है तो रेडिएशन थेरेपी से भी आप उसको कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी, ठीक है, तो एंटीबॉडीज का इस्तेमाल कर सकते हो। In radiotherapy, tumor cells are irradiated lethally, taking proper care of the normal tissue surrounding the tumor mass. तो आपको ध्यान देना है कि जो आप रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ट्यूमर सेल्स, इन्फेक्टेड सेल्स को ही आप किल कर रहे हो। कि होगा क्या, अगर आप थोड़ा सा भी गड़बड़ी करोगे तो नॉर्मल सेल्स भी मारे जाएंगे। Several chemotherapeutic drugs are used to kill cancerous cells. Some of these are specific for particular tumors. Majority of drugs have side effects like hair loss, anemia, etc. ठीक है, तो आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखे होंगे कि वो अपना बाल मुड़ाया हुआ फोटो पेश करते हैं। ये वो क्या है एक्चुअली, वो जो ड्रग ले रहे हैं, वो थेरेपी जो ले रहे हैं, उसके कारण लॉस हो जाता है। So most cancers are treated by combination of surgery, radiotherapy and chemotherapy. तो कैंसर का इलाज आप तीनों तरीके से करेंगे, मल्टी डायमेंशनल, सर्जरी भी करिए, रेडियोथेरेपी भी कीजिए, कीमोथेरेपी भी कीजिए, ठीक है। So tumor cells have shown to avoid detection and destruction by the immune system. ये काफी इंपॉर्टेंट पहलू है रिसर्च का कि आखिर ट्यूमर सेल्स इतना इंटेलिजेंट क्यों है, वो अपने आप को कैसे बचाता है इम्यून सिस्टम, ताकि इम्यून सेल्स उस पर अटैक ना करें, ठीक है। तो ये subject to research. So therefore, the patients are given substances called biological response modifiers such as alpha interferon, which activates their immune system and helps in destroying the tumor. ठीक है, तो चूंकि वो इम्यून इवेजन टेक्निक उनको पता है ट्यूमर सेल्स को, तो हम क्या करेंगे, इम्यून डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कराएंगे। तो हम पेशेंट्स को क्या देते हैं, हम पेशेंट्स को बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर देते हैं, जैसे इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन करेगा क्या, ये उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है कि वो ट्यूमर सेल्स को आइडेंटिफाई करे, और ट्यूमर सेल्स जब आइडेंटिफाई हो जाएगा उसको वो डिस्ट्रॉय करने में मदद करेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है इंटरफेरॉन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। अभी तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, Yes, sir. ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। काफी सिंपल टॉपिक है ये भी। So surveys and statistics show that the use of drugs and alcohol has been on the rise, especially among the youth. तो आज की यंग जनरेशन में फैशन है ये, हाँ, ड्रग और अल्कोहल लेना।
This is really a cause of concern as it could result in many harmful effects. Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against the dangerous behavior patterns and follow healthy lifestyle. आपको बताना पड़ेगा बच्चों को, एजुकेट करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा कि वो ये सब चक्कर में ना पड़े. The drugs which are commonly abused are opioids, cannabinoids, coca, alkaloids. ठीक है. Majority of these are obtained from flowering plants, some are obtained from fungus. ठीक है. तो वैरायटी ऑफ मतलब प्लांट फॉर्म से आपको मिलेगा. So opioids are the drugs which bind to specific opioid receptors present in our CNS, central nervous system, and GIT, gastrointestinal tract. ये सवाल पूछा जाता है कि opioid के जो receptors हैं जिसको bind करते हैं वो कहाँ मौजूद है. तो वो gastrointestinal tract और CNS में मौजूद है. ठीक है. Heroin is commonly called as smack, is chemically diacetyl morphine, which is a white colorless bitter crystalline compound. So this is obtained by acetylation of morphine. ये सवाल वीड में पूछा गया था. ठीक है कि कौन सा ड्रग बनता है अगर आप मॉर्फिन को एसिटाइल कीजिएगा, एसिटाइलेट कीजिएगा. तो acetylation of morphine will result in diacetyl morphine, which is heroin or smack. So this is extracted from the latex of poppy plant, Papaver somniferum. So generally taken by snorting and injection, heroin is a depressant and slows down body function. तो हेरोइन लेने से क्या होगा, वो आदमी को डिप्रेस कर देता है, बिकॉज इट स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन. वो सोया पड़ा रहेगा इधर उधर. ठीक है. स्नॉटिंग का मतलब है नाक से तानना. ठीक है. इंजेक्शन से मतलब इंजेक्शन से आप उसको ले सकते हैं. ठीक है. अब ये जो प्लांट है पॉपी प्लांट, यहाँ पे देखिए फिगर 8.8 में ये पॉपी प्लांट का डायग्राम दिया हुआ है. ओके पॉपी. ठीक है. ये अफगानिस्तान में काफी संख्या भारी मात्रा में ग्रो किया जाता है. ठीक है. और वहीं से पूरी दुनिया में सप्लाई होता है. उसी तरह यहाँ पे देखिए केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन है आपका. ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है आपसे. ठीक है. तो जब आप इसका एसिटाइलेशन करेंगे, हाँ, तो डायसिटाइल मॉर्फिन बनेगा जिसको आप स्मैक या हेरोइन करेंगे. ठीक है. तो हेरोइन इज बेसिकली डिप्रेसेंट. ठीक है. कैनाबिनॉइड्स. Cannabinoids are a group of chemicals which interact with cannabinoid receptors present principally in the brain. तो opioid receptors आपके GIT और कहाँ मौजूद थे? GIT प्लस नर्वस सिस्टम. ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जबकि कैनाबिनॉइड्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन में मौजूद है. तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे कि ओपियोइड रिसेप्टर्स जो हैं CNS और GIT में है. ठीक है. और कैनाबिनॉइड्स प्रिंसिपली इन द ब्रेन. तो ये भी आप मान के चलो कि CNS का पार्ट है. So natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of the plant, Cannabis sativa. ठीक है. तो उधर पपावर सोमनीफेरम था. यहाँ पे जो प्लांट जहाँ से ये मिल रहा है, ये इन्फ्लोरेसेंस आप इस्तेमाल करते हो इसका कैनाबिस सटाइवा का. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 8.10 में लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा का पत्ता दिखाया गया यहाँ पे. ठीक है. तो ये जो कैनाबिस सटाइवा के जो फ्लावर टॉप्स हैं, लीव्स हैं, रेसिन है, so they are used in various combinations to produce marijuana, hashish, चरस, गांजा. तो ये कैनाबिनॉइड जो ग्रुप है इसमें काफी सारे प्रोडक्ट बनते हैं. देखो marijuana भी बनता है, हशीश भी बनता है, चरस भी बनता है, गांजा भी बनता है. ठीक है. Generally taken by inhalation and oral ingestion. These are known for their effects on cardiovascular system of the body. Very important. ठीक है. तो ओपियोइड्स क्या कर रहे थे, वो डिप्रेसेंट का काम कर रहे थे, स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस. ये कहाँ काम कर रहे हैं आपका, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर दिया है कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल. ठीक है. तो इसको भी आपको याद रखना. Coca alkaloid or cocaine is obtained from coca plant Erythroxylum coca, which is native to South America. ये भी पूछते हैं कि coca alkaloid या cocaine कहाँ से obtain होता है. So it is obtained from coca plant, which is Erythroxylum coca. ये कहाँ है? साउथ अमेरिका, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना, यहाँ मिलता है. ठीक है. So it interferes with the transport of the neurotransmitter dopamine. Very important. इसका function क्या है? ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन को इनहिबिट कर रहा है. So cocaine, commonly called coke or crack, is usually snorted. तो उसको नाक से टांगते हैं आप. स्नोटिंग का मतलब वही है. ठीक है. तो ये कॉमन नाम है जिस कोकीन का. कोक बोलेंगे या क्रैक बोलेंगे. ठीक है. इस नाम से बाजार में बिकता है. So it has a potent stimulating action on central nervous system, producing a sense of euphoria and increased energy. तो
लड़कों में ये इसलिए फेमस है कोक या क्राक क्योंकि ये आपके बॉडी में एनर्जी भर देता है, ठीक है, आपको शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी आपको मिलेगा, आपको लगेगा आप अलग दुनिया में हैं, ठीक है। सो एक्सेसिव डोसेज अगर आप कोकीन का ले लेते हैं तो आपको दिन में तारे दिखेंगे, मतलब हेल्यूसिनेशंस होगा, ठीक है, आप उड़ने लगिएगा। So other well-known plants with hallucinogenic properties are Atropa belladonna and Datura inoxia. So these days cannabinoids are also being abused by some sports person. अब तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी चाहिए, मान लीजिए 100 मीटर का रेस आपको दौड़ना है या 400 मीटर का रेस आपको दौड़ना है, तो आप ले सकते हैं एक डोज और आप दौड़ के फटाफट जीत सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी का मतलब है दिन में तारे दिखना, ठीक है, या फिर हवा में उड़ रहे हैं आप, ठीक है, इस तरीके से आप समझिए उसको। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि इसमें आपको अपार्ट फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका, एट्रोपा बेलाडोना भी है जिससे एट्रोपिन निकलता है, धतूरा, ठीक है, धतूरा प्लांट जो होली के समय में लोग खाते हैं, ठीक है, भांग जिसको बोलते हैं, तो वो भी क्या है हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। Then there are drugs like barbiturates, amphetamines, benzodiazepines and other similar drugs. ये सब सारा चीज आप 12th क्लास के केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में आप पढ़िएगा जहाँ पे ड्रग्स की बात होगी। So these drugs are basically used as medicines to help patients cope with mental illnesses like depression and insomnia. ठीक है, तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि मेंटली इल हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, रात को नींद नहीं आती है, ठीक है, ऑफ्टन अब्यूज मतलब मारपीट और ये सब चक्कर में वो मेंटली डिग्रेडेड हो गए हैं, वहाँ डॉक्टर क्या करता है ये सब सारे ड्रग्स देता है, ठीक है, जैसे कि मॉर्फिन दे रहा है। तो मॉर्फिन अगर आप लेते हो तो इट्स ए वेरी इफेक्टिव सिडेटिव, ठीक है, आपको नींद सुला देगा, वो पेन किलर है, अगर पेन हो रहा है तो आप खाते हो तो दर्द चला जाता है। इट्स वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। तो सर्जरी जब होती है तो डॉक्टर ये देता है क्योंकि पेशेंट को सुलाना है, दर्द कम करना, तो मॉर्फिन देगा। So there are several plants, fruits and seeds having hallucinogenic properties been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies, rituals all over. ठीक है, तो कल्चरल यूज भी है इसका बहुत सारे, जैसे धतूरा का भी पता है, ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना, तो दीज आर यूज्ड इन कल्चरल फेस्टिवल्स, ठीक है, जैसे होली में भांग खाना एक रिचुअल है। When these are taken for a purpose other than medicinal use or in amounts, frequencies that impairs one physical, physiological, psychological functions, it constitutes drug abuse. लेकिन आप लो मात्रा में ले रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन आप बहुत मात्रा में ले रहे हैं और लगातार ले रहे हैं, ठीक है, मतलब महीने में 10 दिन ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ड्रग अब्यूज कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्मोकिंग। So smoking also paves the way to hard drugs. Tobacco has been used by human beings for more than 400 years. Very important. तो तंबाकू का यूज 400 साल से भी ज्यादा से हो रहा है। तंबाकू को बहुत तरीके से खा सकते हैं, जैसे आप स्मोकिंग कर सकते हैं, बीड़ी सिगरेट, च्यू, हाँ, जैसे पान पराग आप खा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, च्यूइंग है, ठीक है, पान खा रहे हैं, यूज एज अ स्नफ, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं आप। Tobacco contains a large number of chemical substances including nicotine and alkaloid. तो जो केमिकल मिलता है टोबैको में वो निकोटीन है, ठीक है। So nicotine करता क्या है? So nicotine stimulates adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline into blood circulation, both of which raise blood pressure and increase heart. तो निकोटीन क्या करेगा? एड्रिनल ग्लैंड को इम्पैक्ट करेगा कि भैया अब तुम एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रिलीज करो। जब ये दोनों रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये क्या करेंगे? बीपी को रेज कर देगा। बीपी रेज होगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। So smoking is associated with increased incidence of cancers of lung, urinary bladder, throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer, etc. तो सिर्फ सिगरेट पीने से बहुत सारा कैंसर हो सकता है, लंग का कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, गले का, थ्रोट का कैंसर हो सकता है, गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है, आपको एम्फाइसीमा हो सकता है, अस्थमा, ब्रोंचाइटिस सब हो सकता है, ठीक है। So tobacco chewing is associated with increased risk of cancer of the oral cavity. जो पान खाते हैं उनको क्या होता है? ओरल कैविटी का कैंसर, ओरल कैंसर होते हैं, हो जाता है। स्मोकिंग से और क्या नुकसान है? तो इट इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीमबाउंड ऑक्सीजन
सो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि दिखता है। So when one buys packets of cigarettes, one cannot miss the statutory warning as prescribed by the government that is present on the packing, which warns against smoking and says it, how it is injurious to health. हर एक पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। टीवी में भी अगर स्मोकिंग का सीन है तो वहां पे नीचे में फुट नोट में मूव करता हुआ दिखेगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। So knowing the dangers of smoking and chewing tobacco, its addictive nature, the youth and old need to avoid these habits. Any addict requires counseling, medical help to get rid of the habit. लेकिन इतना होने के बावजूद जो स्मोकिंग है काफी प्रेवलेंट है, ठीक? बूढ़े बच्चे सब खा पी रहे हैं। Next point आता है आपका adolescence and drug alcohol abuse. So adolescence means the period and a process during which the child becomes mature in terms of his or her attitudes, beliefs or effective participation in the society. तो childhood से adulthood के बीच का जो period होता है 12 से 18 साल का, उसको हम लोग adolescence period। तो ये एक फेज है, ठीक है, जहाँ बच्चा बहुत कुछ सीख रहा होता है, ठीक है, सोसाइटी के साथ उसका इंटरेक्शन बढ़ रहा होता है। So in other words, adolescence is a bridge linking childhood and adulthood. Adolescence is accompanied by several biological, behavioral changes. It's very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. ठीक है, तो बिगड़ने की और बनने की संभावनाएं इसी में रहती है, बिगड़ने की ज्यादा, ठीक है, तो vulnerable phase है। क्यूरियोसिटी ज्यादा रहता है, नीड फॉर एडवेंचर बढ़ जाता है, एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, एक्सपेरिमेंट करने की उत्सुकता बढ़ती है। So these are common causes जो कि मोटिवेट करता है यंगस्टर्स को कि वो अल्कोहल पिए, ड्रग पिए, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स विद फन बट इट देन बिकम्स अ अब्यूज। A child's natural curiosity motivates him or her to experiment. This is complicated further by effects that might be perceived as benefits of alcohol or drug abuse. दोस्त बोलेंगे अरे पीने से बहुत ज्यादा फायदा है, पियो, पीता है। Thus the first use of drugs or alcohol may be out of curiosity or experimenting, ठीक है, बट लेटर द चाइल्ड स्टार्ट्स यूजिंग प्रॉब्लम्स। पहले तो स्टार्ट किया वो मजा से, फन से, लेकिन बाद में उसको आदत हो जाता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगा, दिक्कत आएगा लाइफ में, तो क्या करेगा, उसको भूलने के लिए ड्रग या अल्कोहल पीना चालू करेगा। So of late, stress from pressures to excel in academics, examinations has played a significant role in persuading the youngsters to try alcohol and drugs. एग्जाम के समय में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। The perception among youth is that it is cool or progressive to smoke, use drugs or alcohol is also in a major way cause for youth to start these habits. तो ये फैशन है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी लेता है, तुम नहीं ले रहे हो, तुम बैकवर्ड हो, इस टाइप का जो सोसाइटल टेंडेंसी है वो भी पुश करता है यूथ को कि वो ड्रग ले, अल्कोहल ले। Television, movies, newspapers, internet also help to promote this perception. Other factors that have been seen associated with drug and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupportive family structures and peer pressure. एक तो फिल्मों में आपको दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका घर अगर सपोर्टिव नहीं है, फैमिली सपोर्टिव नहीं है, मारपीट लड़ाई झगड़ा घर में लगातार हो रहा है, तो वो सब कॉजेस है। दोस्त गलत संगत है, पीयर प्रेशर जिसको बोलते हैं, तब भी इस गलत बिहेवियर में बच्चे पड़ सकते हैं। Next है addiction and dependence. So because of the perceived benefits, drugs are frequently used repeatedly. आपको लगा नई दुनिया में उड़ रहे हो, तो आपको बेनिफिट दिख रहा है, बट क्या होता है, आप ज्यादा जब ड्रग लेंगे तो क्या होगा, आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। So most important thing which one fails to realize is the inherent addictive nature of alcohol and drugs. तो 10 बार लिए तो आप addictive हो। So addiction is a psychological attachment to certain effects such as euphoria, temporary feeling of well-being associated with drugs. तो पीने से आपको क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उस अच्छा लगने के कारण आप बार-बार पीजिए, ठीक है। So that temporary feeling of well-being जो है वो आपको डिपेंडेंट बनाता चला जाता है, आप एडिक्टेड हो जाते हैं। So these drive people to take them even when they are not needed or even their use becomes self-destructive. आपको पता है कि हार्म कर रहा है, ठीक है, लीवर को नुकसान पहुंचा, पर फिर भी दारू पी रहे हैं। So with the repeated use of drug, the tolerance level of the receptors present in our body increases. आप ज्यादा ड्रग ले रहे हैं, ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, क्या होगा, आपके जो रिसेप्टर्स हैं उनका भी तो टॉलरेंस लेवल बढ़ रहा है। तो पहले वो कम कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्ट करते थे, अब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्ट करेंगे।
So consequently, the receptors will respond only to high doses of drugs or alcohol, leading to greater impact and further addiction. However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs at once can be forerunner. अगर आप एक बार भी लेते हो ये ड्रग, एडिक्टेड हो सकते हो, ठीक है? तो वार्निंग है एक तरह का. Thus, the addictive potential of drugs and alcohol pull the user into a vicious circle leading to their regular use abuse from which he or she may not be able to get out. एक बार आपने ले लिया, दो बार ले लिया, तीन बार ले लिया, उसके बाद आप आदत में पड़ गए. अब आप नहीं लीजिएगा तो आप परेशान रहेंगे. तब फिर से लीजिएगा परेशानी दूर करने के लिए. तो समाज में चोरी डकैती ये भी होता है. So in the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted and becomes dependent on their use. They dependent हो जाते हैं. Dependence is the tendency of the body to manifest characteristic and unpleasant withdrawal symptoms. Yes, syndrome. If regular dose of drugs or alcohol is appropriate. अब मान लीजिए दारू एक दिन के लिए नहीं मिल रहा है, ड्रग नहीं मिला, तो क्या अजीब तरह का बिहेवियर होगा, एंजाइटी होगा, शरीर कांपेगा, शेकीनेस, नाउजिया, स्वेटिंग, पसीना आएगा, ठीक है. और जैसे ही आप उसको दारू, उस बंदे को दारू दे देते हो, ड्रग दे देते हो, फिर क्या होता है, रिलीव हो जाता है, उसको अच्छा लगने लगता है. So in some cases, withdrawal symptoms can be very, very severe and even life-threatening, and the person may need supervision by medical professionals. जैसे कि बिहार में दारू बंद हुआ, लोग पगलाने लगे थे, क्योंकि उनमें withdrawal symptoms बहुत ज्यादा था, लोग मर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, क्योंकि उनको अल्कोहल नहीं मिल रहा. तो सब सारी चीजें देखी जाती है. So dependence leads the patient to ignore all social norms in order to get sufficient funds to satisfy his needs. So this results in many social adjustment problems. तो stealing, चोरी, डकैती ये सब बढ़ता है, लूटपाट बढ़ता है, because उनको ड्रग, अल्कोहल चाहिए. Effects of drug and alcohol abuse. The immediate adverse effects of drugs and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior. Reckless behavior मतलब जिसको गुंडाई बोलते हो, वैंडलिज्म, तोड़फोड़, वायलेंस, मारपीट, ठीक है. So गाली गलौज करना. So excessive doses of drugs may lead to coma. बहुत ज्यादा पी ले तो कोमा में जा सकते हैं. डेथ हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर या ब्रेन हैमरेज, ठीक है, सेरेब्रल हैमरेज. So combination of drugs and their intake along with alcohol generally results in overdosing and even deaths. ठीक है. So most common warning signs of drug and alcohol abuse among youth include drop in out. अब आप कैसे पता करिएगा कि कोई लड़का ड्रग या अल्कोहल अब्यूज ले रहा है, तो कैसे पता करते हैं? So there is a drop in academic performance. ठीक है, there is a drop in academic performance. मतलब वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर रहा होगा. There is unexplained absence from the school, college नहीं जाएगा, काफी दिन नागा करेगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है. Lack of interest in personal hygiene, नहाएगा धोएगा नहीं, ठीक है. Withdrawal मतलब सोसाइटी से अलग रहेगा, आइसोलेट करके रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, फटीग, हमेशा बोलेगा कि हम थके आ रहे हैं, अग्रेसिव रहेगा, कुछ बोलने पे एकदम लगेगा मारने पीटने. रेबेलियस बिहेवियर मतलब कुछ भी बोलने पे, अच्छा भी बोलो फिर उसको बुरा लगेगा. उसकी रिलेशनशिप जो है फैमिली फ्रेंड्स के साथ वो डिटेरियोरेट हो जाएगी. सो देयर विल बी लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, चेंज इन स्लीपिंग, ईटिंग हैबिट्स, ठीक है. खाने का कोई टाइम नहीं, उठने का कोई टाइम नहीं, सोने का कोई टाइम नहीं, कोई हॉबीज नहीं, कोई काम धंधा नहीं, ठीक है. फ्लक्चुएशन, वेट, एपिटाइट, सब चीज चेंज हो जाएगा. तो ये सब क्या है, लोग जो नोट करते हैं वो बताते हैं कि हाँ भैया ठीक है, आप अपनी खुद को देख लीजिए, क्योंकि हमने ये सब सारी चीजें नोट की हुई. So there may be even some far-reaching implications of drug alcohol abuse. If an abuser is unable to get money to buy drugs or alcohol, he or she may turn to stealing, चोरी होता है, डकैती होता है, लूटपाट होता है. अगर उसको पैसा घर में नहीं मिला तो करने लगेगा वो बाहर जाके. So the adverse effects are not just restricted to the person who is using drugs or alcohol. At times, a drug alcohol addict becomes the cause of mental and financial distress to his entire family and friends. ठीक है, तो फैमिली से पैसा मांगेगा, नहीं मिला तो दोस्त से मांगेगा, दोस्त से नहीं तो फिर बहुत सारे एवेन्यूज हैं इसके पास. तो प्रॉब्लम बढ़ता चला जाता है. वो इंडिविजुअल का प्रॉब्लम नहीं होता, वो सोसाइटी का प्रॉब्लम बन जाता है. So those who take drugs intravenously, direct injection into the vein using a needle and syringe are much more likely to acquire serious infections like AIDS and hepatitis virus. हेपेटाइटिस बी और एड्स से सफर कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्रग अब्यूजर्स क्या करेंगे, एक ही इंजेक्शन से बहुत सारे लोग लेने लगते हैं, ठीक है. So the viruses which are responsible for these diseases are transferred from one person to the next by sharing of infected needles and syringes. ठीक है, तो ये सब हेपेटाइटिस बी वायरस और एड्स वायरस ये क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, क्योंकि एक ही इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं. Both AIDS and hepatitis B infections are chronic infections and ultimately fatal. Chronic मतलब slowly develop करता है लंबे समय तक, लेकिन अंत में
people die. So fatal. So both can be transmitted through sexual contact or infected blood. ये आपको already पता है. The use of alcohol during adolescence may also have long-term effects. किसी को दारू पीने का मतलब वाइन पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म ज्यादा पी रहे हैं, डेली डेली पी रहे हैं, तो हैवी ड्रिंकिंग अगर कर रहे हैं तो क्या होगा, लंबे समय तक क्रोनिक यूज कर रहे हैं ड्रग्स या अल्कोहल का, तो वो क्या करेगा, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करता है, लीवर सिरोसिस बोलते हैं उसको. ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा लीवर सिरोसिस कैसे हुआ. तो जो भी अल्कोहल अब्यूजिंग है वहां लीवर सिरोसिस देखने को मिलता है, क्योंकि अल्कोहल से वो आपका क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा. तो वही चीज होता है लीवर सिरोसिस. तो यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज आल्सो नोन टू एडवर्सली अफेक्ट द फीटस. कुछ कुछ औरतें भी हैं जो कि फैशन में पीती हैं, हाँ प्रेग्नेंट है फिर भी पीती है, तो उनका असर बच्चे पे दिखता है, तो मैल फॉर्म फीटस मैल फॉर्म हो जाएगा, इंडिविजुअल जो पैदा लेगा वो स्ट्रेस्ड रहेगा, डिफॉर्म रहेगा. So another misuse of drugs is what certain sports person do to enhance their performance. ठीक है, तो कुछ स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं, उसको अपना परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए वो परफॉर्मेंस एनहांस करते हैं. ठीक है, so they misuse narcotic analgesics, steroids, diuretics, certain hormones in sports to increase muscle strength, bulk, and to promote aggressiveness, and as a result increase athletic performance. So the side effects of the use of anabolic steroids in females include masculization, features like males, increased aggressiveness, mood swings, depression, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth on face and body, enlargement of clitoris, deepening of voice. ठीक है, तो ये सब जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स जो ले रहे हैं उसका काफी असर पड़ता है. ठीक है, ठीक है, जैसे कि आप नार्कोटिक एनाल्जेसिक ले रहे हो, या फिर एनाबोलिक स्टेरॉइड ले रहे हो, या डाययूरेटिक ले रहे हो, या कुछ दूसरे हार्मोन का आप ट्रीटमेंट ले रहे हो ताकि आपका मसल बने. जैसे जिम जाते हुए लड़कों को आप देखो 3 महीने में अच्छा खासा मसल स्ट्रेंथ बना लेते हैं. उससे क्या हो रहा है, उसके साइड इफेक्ट्स भी आएंगे. ठीक है, जैसे मेल्स में एक्नी का प्रॉब्लम है, अग्रेसिवनेस बढ़ जाएगा, मूड स्विंग्स बढ़ जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, जो टेस्टिकल्स है उसकी साइज घट जाएगी. ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन घट जाएगा, किडनी डिस्फंक्शनल होने लगेगा, लीवर डिस्फंक्शनल हो जाएगा, ब्रेस्ट जो है वो फीमेल टाइप एनलार्ज हो जाएंगे, प्रीमेच्योर बॉल्ड हो जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी एक दिखता है. ठीक है, उसी तरह फीमेल्स में भी बहुत सारी चीजें दिखती है. अगर फीमेल्स वैसा करें तो मेल टाइप मैस्कुलिनाइजेशन हो जाएगा, उनमें भी अग्रेसिवनेस बढ़ जाता है, मूड स्विंग्स होता है, डिप्रेशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाता है, हेयर ग्रोथ फेस पे दिखने लगेगा, बॉडी पे दिखने लगेगा, मेल में. ठीक है, क्लिटोरिस एनलार्ज हो जाता है, वॉइस डीपन हो जाता है. ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स और फिजिकल बायोफिजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. सो दीज इफेक्ट्स मे बी परमानेंट विद प्रोलॉन्ग. जब ज्यादा लोगे कि परमानेंट रहे, पहले टेम्पोररी था, इफेक्ट ज्यादा लेने परमानेंट. So in the adolescent male or female, severe facial and body acne and premature growth centers of the long bones may result in stunted growth. एक दूसरा प्रॉब्लम ये भी है, स्टंटेड ग्रोथ भी हो सकता है. तो इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करेंगे आप? So the age-old adage of prevention is better than cure holds true here also. Prevention is always better than cure. Prevent it. So it is also true that habits such as smoking, taking drug or alcohol are more likely to be taken up at a young age, more during adolescence. So it is best to identify the situation that may push an adolescent towards use of alcohol or drugs and to take remedial measures within time. अगर आपको पता चल रहा है कि आपका बच्चा बर्बाद हो रहा है तो आप रेमेडी कीजिए, पता कीजिए. So in this regard, the patients and teachers have special responsibility. उनको खास ध्यान रखना पड़ेगा, teachers और parents. So parenting that combines with high level of nurture and consistent discipline has been associated with lowered risk of substance, alcohol, drug or tobacco abuse. Parenting काफी कुछ decide करता है. So some of the measures mentioned here would be particularly useful for prevention and control of alcohol and drug abuse among adolescents. तो ये काफी important चीज है, बोर्ड वाले पूछ सकते हैं. नंबर 1, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर. तो ये तो बच्चे पे निर्भर कर रहा है ना कि वो पीयर प्रेशर के अंदर क्या गुल खिला रहा है. वो लेगा, दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, नहीं पिएगा. So every child has his own choice, personality which should be respected and nurtured. A child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limits with studies, sports, activities. ठीक है, तो घर में माँ पिताजी बोल रहे नहीं एकदम बनना ही है तुमको, आईआईटी जाना ही है,
ठीक है, तो उस तरह का जो प्रेशर जनरेट होता है, चाहे स्टडीज हो, स्पोर्ट्स हो, एक्टिविटीज, वो आपको अब्यूज की तरह धकेल सकता है। दूसरा एजुकेशन एंड काउंसलिंग। So educating and counseling students to face problems and stresses, to accept disappointments and failures as a part of life. हमको सिखाना है कि failure और disappointment लाइफ में हार जीत होती है, ठीक है, so failure को accept करना है. So it would also be worthwhile to channelize the child's energy to healthy pursuits like sports, reading, music, yoga, other extracurricular. तो मल्टी वेरिड एक्टिविटीज होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, रीडिंग भी, बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, म्यूजिक सुनना चाहिए, योगा करना चाहिए और बाहर घूमने फिरने जाइए, एडवेंचर कीजिए. इससे क्या होता है, आप जब डाइवर्सिफाई कर लेते हो तो आप ये अब्यूज में नहीं पड़ोगे. Third is seeking help from parents and peers. So help from parents and peers should be sought immediately so that they can guide appropriately. Help may be even sought from close and trusted friends. Besides getting proper advice to sort out their problems, to help young to get their feelings of anxiety and guilt. तो कभी-कभी फीलिंग्स जो होती है एंजाइटी की होती है, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं एकेडमिक में, तो जाइए माँ पिताजी से संपर्क कीजिए, दोस्तों से संपर्क कीजिए, टीचर से संपर्क कीजिए, एडवाइस मांगिए, ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा. Looking for danger signs. So parents should be alert, teachers should be alert, and they need to look for and identify the danger signs which were discussed above. ठीक है, बहुत सारे चीज अभी डिस्कस किए थे. तो अगर आपको थोड़ा सा भी भनक लगता है तो काउंसलिंग स्टार्ट करनी चाहिए. So even friends, if they find someone using drugs or alcohol, should not hesitate to bring this to the notice of parents or teacher in best interest of the persons concerned. ठीक है, कुछ अच्छे दोस्त हैं जो कि जाके बता देंगे कि हाँ आपका बच्चा बिगड़ रहा है. So appropriate measures will be required to diagnose the malady and underlying causes. This would help in initiating proper medical help, treatment, etc. Seeking professional and medical help, a lot of help is available in the form of highly qualified psychologists, psychiatrists, and de-addiction rehabilitation programs to help individuals who have unfortunately got into the quagmire of drug alcohol abuse. With such help, the affected individual with sufficient efforts and willpower can get rid of the problem completely and lead a perfectly normal, healthy life. ठीक है, मान लीजिए फंस गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं, जो कि आदमी को वापस नॉर्मल लाइफ लाने में मदद करता है. हालांकि काफी डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, विल पावर चाहिए, आत्मशक्ति चाहिए, बट किया जा सकता है. ठीक है, यही था ये चैप्टर. अब समरी एक बार देखेंगे. Health is not just the absence of disease, it is a state of complete physical, mental, social, psychological well-being. Diseases like typhoid, cholera, pneumonia, fungal infections of skin, malaria, and many others are cause of distress to human beings. Vector-borne diseases like malaria, especially when caused by Plasmodium falciparum, if not treated, may prove fatal. Besides personal cleanliness and hygiene, public health measures like proper disposal of waste, decontamination of drinking water, control of vectors like mosquitoes, immunization are very helpful in preventing these diseases. Our immune system plays a major role in preventing these diseases when we are exposed to disease-causing agents. The innate defenses of our body, like skin, mucous membranes, antimicrobial substances present in our tears, saliva, phagocytic cells, help to block the entry of pathogens into our body. If the pathogens succeed in gaining entry to our body, specific antibodies, which is due to humoral immune response, and cells, which is due to CMI, cell-mediated immune response, serve to kill these pathogens. So immune system has memory. On subsequent exposure to same pathogen, this immune response is rapid and more intense. ठीक है, तो anamnestic response बोलते हैं इसको. This forms the basics of protection afforded by vaccination and immunization programs. Among other diseases, AIDS and cancer kill a large number of individuals worldwide. AIDS caused by human immunodeficiency virus is special but can be prevented if certain precautions are taken care of. Many cancers are curable if detected early and appropriate therapeutic measures taken off. Of late, drug and alcohol abuse among youth and adolescents is becoming another cause of concern to the society. Because of the addictive nature of alcohol and drugs and their perceived benefits like relief from stress, a person may try taking this in the face of peer pressure, examinations related and competition related stresses. In doing so, he or she may get addicted to them. Education about their harmful effects, counseling, seeking immediate professional and medical help will totally
relieve the individual from these evils. यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन हैं बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला सवाल है, व्हाट आर द वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर्स व्हिच यू वुड सजेस्ट एज सेफगार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये पढ़ लेना जरूरी है आपको। In which way has the study of biology helped us to control infectious diseases? How does the transmission of each of the following diseases may take place, like pneumonia, ascariasis, malaria, amoebiasis? How do you prevent waterborne diseases? Discuss with your teacher and art what does this means in the context of vaccines, name the primary, secondary, deployed organs. ठीक है, अब यहाँ पे expand the full form, MALT, HIV, CMI, AIDS, NACO. ठीक है, differentiate between active passive immunity, innate acquired immunity, antibody molecule को discuss कीजिए. What are the various routes by which transmission of human immunodeficiency virus takes place? ठीक है, काफी important सवाल है. What is the mechanism by which the AIDS virus cause deficiency immune system of the infected person? तो TF cells के बारे में बताना है. नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है? मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है? अल्कोहल ड्रग अब्यूज के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? डू यू थिंक दैट फ्रेंड्स कैन इन्फ्लुएंस वन टू टेक अल्कोहल ड्रग्स? यस. इफ यस, हाउ वन मे प्रोटेक्ट फ्रॉम सच एन इन्फ्लुएंस? Why is that once a person starts taking drugs or alcohol, it is difficult to get rid of it? Discuss it with your teacher. ठीक है, तो डिस्कशन का है, एक बार आप लेना चालू किया तो क्यों difficult होता है? ठीक है, आदत क्यों पड़ती है? In your view, what motivates a person to take alcohol or drugs, and how can this be avoided? ठीक है, तो ये सब सोशियोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें साइंटिफिक इनपुट होना चाहिए इन ऑर्डर टू आंसर.